की न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यों का किया बखान। कहा, पीएम के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से देश में हुआ अभूतपूर्व विकास। निर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी से की मुलाकात। धामी ने भट्ट को दी लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत की बधाई। प्रदेश में पति एवं पत्नी दोनों को ही दिया जा रहा है वृद्धावस्था पेंशन का लाभ। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, सर्वस्पर्शी विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है हमारी सरकार। नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का होने जा रहा आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। शहर ताल ट्रैक पर मौसम बिगड़ने से हुए हादसे में 9 ट्रैकर्स की हुई मृत्यु। सीएम धामी ने जताया दुख। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया। मैदानी इलाकों में तीव्र बौछार व तेज हवाओं से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश से तापमान हुआ कम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के राजभवन में कल से 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जो 9 जून तक चलेगी, जिसको लेकर आज प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नैनीताल गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इस बार देश भर के 121 खिलाड़ी गोल्फ में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि गोल्फ को बढ़ावा देने को लेकर स्कूलों के बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये प्रतियोगिता उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से नैनीताल के पर्यटन और इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में इस गोल्फ कोर्स से अच्छे खिलाड़ी तैयार होकर निकले हैं। कल सुबह 7 बजे राज्यपाल, आपको बता दें, आज सुबह 7 बजे राज्यपाल टी ऑफ करके गोल्फ कप का शुभारंभ करेंगे। गोल्फ कोर्स 45 एकड़ की जगह है, अत्यंत सुंदर है, क्योंकि उत्तराखंड, कुमाऊं, नैनीताल के जो फॉरेस्ट हैं वो अपने आप में अलग ही सुंदरता का एक रूप और पहचान रखते हैं। 19th गवर्नर्स गोल्फ कप है, 2003 में शुरू हुआ था और मैं तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये न्योता देना चाहता हूं कि आप हमारे उत्तराखंड में आइए और इस चीज़ का अनुभव कीजिए कि किस प्रकार यहाँ पर डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ के हर एक उत्तराखंडी किस प्रकार आपको अतिथि देवो भव के एक नज़र से देखते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिन तपती गर्मी से प्रदेश में कुछ राहत मिली। मैदानी इलाकों में तीव्र बौछारों व तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश से तापमान कम हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। साथ ही तापमान को लेकर संभावना जताई गई है कि तापमान में आज व कल में अधिक वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। तो पिछले जो 24 घंटे गए हैं उसमें अच्छी बारिश हमको प्रदेश में देखने को मिली है और करीब हम सामान्य के आसपास ही, अगर हम 1 जून के बाद सभी तक की जो बात कर रहे हैं। और इसी तरह जो एक्टिविटी अगर आज मैं बात करूं तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगहों तक, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। चमोली में हो सकता है थोड़ी एक्टिविटी कम रहे, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी अंदर वालों में। इसके साथ साथ जो हिल्स के और भी डिस्ट्रिक्ट्स है तो उसमें भी आप देखेंगे जो हल्की मध्यम बारिश है वो कुछ जगहों तक में मिलनी चाहिए, इस बात की संभावना है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें तो छुटपुटी एक्टिविटी की उम्मीद है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि वहाँ पर होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में आज आपको बता दें, वट सावित्री व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ कल मनाया गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखने का विधान है। वट सावित्री व्रत के मौके पर महिलाएं सुबह से ही मंदिरों व वट वृक्षों पर परिवार के सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना के साथ पूजा अर्चना करते नजर आईं। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सज धज कर सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे कल देखने को मिली। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पति की
लंबी उम्र की कामना भी की उन्होंने। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा में बहुत हर्षोल्लास से करी और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई। हमने सब लोग जज के घर से आए, हमने श्रृंगार वगैरह किया और इस पूजा वगैरह हमारी बहुत अच्छी संपन्न हुई। मेरी शादी को 12 साल हो गए, 12 साल से मैं पूजा कर रही हूँ। हर साल हमको वट सावित्री का इंतज़ार रहता है और हम इसे बहुत धूमधाम से बहुत उत्साह से मनाते हैं। मैं और मेरी शादी इस बहुत रौनक तरीके से इसे हम मनाते हैं। जब से हमारी शादी हुई तब से हम वट सावित्री कर रहे हैं और आज हम लोग जितने सब लोग हैं सब वट सावित्री यहाँ मंदिर में आए, पूजा करी, पंडित जी के साथ हमारा पूरे सब सहेलियाँ और उसके बाद तैयार हुए सब कुछ, उसके बाद पूजा करी, कथा पढ़ी और हम हमेशा से ऐसे ही पूरे साल इंतजार रहता है वट सावित्री का कैसे करना है पूजा सब कुछ हो, इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हुए। और जैसा कि आप देख सकते हैं नैनीताल में ये पहाड़ी कुमाऊनी यहाँ सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पिछौड़ा मतलब अपने कल्चर को आगे को कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग भी आगे अपने कल्चर को बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से वट सावित्री और आप सभी को हमारी तरफ से वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ट्रैकर्स को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 अन्य नज़दीकी बेस कैंप में सुरक्षित हैं 2 लोग। इनके अलावा 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है, जिनके शवों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मरने वाले सभी ट्रैकर्स कर्नाटक के बताए गए हैं। रेस्क्यू किए गए 8 ट्रैकर्स को देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फिलहाल सभी की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमारे पास आज सुबह करीब 8 ट्रैकर्स आए थे जो कि कर्नाटका के हैं, बेंगलोर कर्नाटका साइड के। तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया हमारे मेडिसिन फिजिशियन के द्वारा और सर्जन के द्वारा, जो कि हमारे अभी निगरानी में और जिनका उपचार, क्योंकि वैसे भी कोई ऐसी कोई दिक्कत तो उनको हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनको देखभाल के तौर पे अभी एक केयर सुपरविजन के लिए रखा गया है। और जैसे ही वो ठीक होंगे तो उनका हमें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर वो अपने गंतव्य स्थान पे चले जाएंगे। स्थिति क्या है? स्थिति बिल्कुल ठीक है, वैसे तो बिल्कुल ठीक है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से बिल्कुल फिट है। कहीं पे कोई चोट या कोई इस तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं है, जैसा हमने अभी तक नोटिस किया। और जितनी भी अपने जो जांचें की उसमें भी उनको फिट पाया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के पंत पार्क में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध समय सीमा से पहले और अधिक संख्या में लगाए जा रहे फड़ खोखों पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मैफोर्स के साथ पंत पार्क पहुंचे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 121 लोगों को निश्चित समय सीमा तक फड़ लगाने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके यहाँ संख्या से अधिक दुकानें पार्क के दोनों ओर दुकानें लगाने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने फड़ कारोबारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अवैध फड़ वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि पंत पार्क में अवैध तरीके से लगाए जा रहे फड़ों के चलते पर्यटकों के बैठने के लिए लगाई गई बेंचों पर फड़ व्यवसायी कब्जा कर दुकानें लगा रहे हैं, तो वहीं पार्क के दोनों तरफ लग रही दुकानों के कारण पर्यटकों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लड़के तो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जो पहले से जो अलॉटेड 121 लोग हैं, उसके अलावा जो अन्य और जो कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपका पार्किंग से वीआईपी पार्किंग से गुरुद्वारे तक जो झील की तरफ का क्षेत्र है वह खाली रखा जाए, तो उसमें भी बहुत लोगों द्वारा वहाँ पे फड़ स्थापित किए गए, तो उन सबको हटाने की कार्रवाई की गई है कि वो अपने उन जगह पे ना लगें और साथ ही साथ टाइमिंग का भी एक ध्यान दें कि टाइम कितने बजे से कितने बजे उन्होंने रहना है।
तो ये इस पे ही कार्रवाई की गई थी। बाकी कुछ यहाँ पे देखा गया कि कुछ दुकान वालों ने कुछ गंदगी भी कर रखी है, तो उनके भी कार्रवाई की गई है चालान की। एक महिला के उसमें आया था कि एक महिला जो है वो ज़्यादा उपद्रवी होकर उन्होंने एक कार्रवाई करी और ट्रक पे चढ़ के सामान किया, उसका संज्ञान में लिया। अब बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने को निर्देश दिए। उन्होंने पानी की सप्लाई सुचारू जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि वह बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग पर काम करे, जिससे बिजली की सप्लाई पर्याप्त हो सके। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान से किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नकाबपोश बदमाशों ने देर रात एक घर में धावा बोलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हो गए। खास बात यह रही कि बदमाशों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश की। चौंकाने वाला यह मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव से सामने आया, जहां देर रात करीब 2 बजे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने गांव के बीचों बीच में मौजूद एक घर में धावा बोल दिया। उन्होंने तमंचे के बल पर परिजनों को बंधक बना लिया, लूट की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मैडम जी, रात हम अपने घर में सो रहे थे पड़े हुए और 2:45 के करीब हमारे यहाँ डकैत है हमारे घर में, और उन्होंने जो है ना हमारे सर पे बंदूक रखी, रिवॉल्वर, और हमारी वाइफ के भी, बच्चों की भी और मेरा भतीजे भी है, और हमें सबको बंधक बना के और कहा कि हम क्राइम ब्रांच से आए हैं और तुम्हारे पास में जो काफ़ी सारा बैलेंस और ज्वेलर्स है वो हम लेने के लिए आए हैं और तुम्हें मार के जाएंगे यहाँ पर, और अगर जो तुम हल्ला मचाओगे तो हम तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। तो उन्होंने फिर हमें पकड़ के जो है ना जूट दिए और जूट जाड़ के हमें हमारे पास जो ज्वेलर्स था, जो 70-80 हज़ार रुपये हमारे कैश थे और ज्वेलर्स, वो सब उठा के और हमें बंधक बना के, और वे 4 जने थे में और 4 जने निकल गए। के खुशहालपुर गांव है, वहां पर देर रात्रि करीब 1:30 से 1:45 के बीच में 4 अज्ञात बदमाश लोग जो है शरीफ फुरकान है उनके घर में चले गए थे और वहां पर जो उनके परिवार के सदस्यों हैं उनको ओवर पार करने के बाद गन पॉइंट पर उनके घर में रखे 70,000 रुपये कैश और 2 सोने की चेन और कुछ ज्वेलरी जो उनके पहनी हुई थी वो परिजनों से ले गए थे। चूँकि सूचना फिर देर रात्रि प्राप्त हुई, इसके लगातार फिर टीम ने पहुँच कर वहाँ जानकारी करी है और जाते में जो बताया गया कि बदमाश उनके यहाँ से जो स्कूटी थी वो भी लेके चले गए। तो चूँकि इस तरह से सनसनीखेज वारदात रात को अंजाम दी गई है, वो भी देहात क्षेत्र के गांव के अंदर, तो समझ जानकारी की जा रही है। इसमें अलग डेडिकेटेड टीम बना दी गई है जो इन बदमाशों की तलाश के लिए भेजी गई है। चूँकि प्रकरण में मुकदमा दर्ज अभी लूट में प्रारंभिक जो तहरीर आई है उस पर दर्ज कर लिया गया और बदमाशों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें हमारे द्वारा इसमें डिप्यूट की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के कानिया गांव के पास करणपुर क्षेत्र में पानी की गुल में मिला 2 से 3 दिन पुराना 100 की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह तड़के रामनगर के कानिया गांव के करणपुर क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों को सिंचाई नहर में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर तुरंत ही मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं पुलिस द्वारा शव को कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला गया। शव की सूचना पर आसपास के लोगों द्वारा शव देखने की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं पुलिस द्वारा सिंचाई नहर से शव को बाहर निकालकर शव के शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। ये आज सुबह कानिया के पास जो करणपुर रोड है वहाँ पर एक अज्ञात
पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंच के पंचनामे की कार्रवाई की गई है। सब अभी अज्ञात में है, शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा जाएगा उसको। उसके बाद अगर सबकी शिनाख्त होती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा की निगाहें प्रदेश की 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही राज्य में आगामी चुनाव संभव है। वहीं राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया जाएगा। जो नए इलाके इन निकायों में शामिल हुए हैं उनके निवासियों की वोटर आई कार्ड बनाने का काम 15 जून से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 नगर निकायों में परिसीमन का काम पूरा होने की वजह से शहरी विकास विभाग ने इनका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा था, लेकिन अब परिसीमन पूरा होने के बाद प्रस्ताव भेजा तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने से उत्साहित बीजेपी जल्द ही आगामी चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और इसके तहत 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। इस बीच राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बीच धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 माह के लिए और बढ़ा दिया। सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावित थी। ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं और आपने देखा होगा कि कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। जी, आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने समय रहते विकास के कोई कार्य नहीं किए, सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रही। वहीं बीजेपी का तर्क है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये देरी हुई, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर ही नहीं है। पहले जब निकाय चुनाव होने चाहिए थे तब हमारे विरोध के बावजूद भी जो है प्रशासक बिठाए गए, फिर भी जो है आप देखिए कि अब प्रशासकों का दोबारा से कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो कहाँ चुनाव कराने के लिए गंभीर है, क्योंकि निकायों में जो है काम ही नहीं हुए हैं विकास के, और इसीलिए जनाक्रोश को देख करके जो है बार बार निकायों के चुनाव टाले जा रहे हैं। अब मंत्री भले ही जो है कितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन अगर दावे धरातल पर ना उतरें और लोकतंत्र में जो है निकायों के चुनाव टालने की बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी समस्या थी जो चुनाव टाले गए हैं। तो बार बार जो बहानेबाजी बनाई जा रही है निकाय चुनाव को टालने के लिए, इससे साफ जाहिर है कि सरकार में हिम्मत ही नहीं है जो है निकायों में चुनाव का सामना करने का। अब देखते हैं, अगर चुनाव कराती है तो अच्छी बात है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और निश्चित तौर पर इन निकायों में हम भाजपा को पटकने देने का काम करेंगे। जो काम अभी हमने, जैसे ओबीसी आरक्षण का विषय था और अन्य विषय थे, उन विषयों पे जब तक राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी करके नहीं देगा तब तक जो है कि सरकार कैसे चुनाव कराएगी। सरकार ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इस तरह के बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं के कारण 3 महीने का भी प्रशासक बिठाए गए हैं और बहुत जल्दी
नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव होंगे और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने ये 3 महीने का प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस बारे में प्रखर होकर बोलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो जितने सरकार जो उनकी सरकार है जो इस वर्तमान में इस प्रदेश में चल रही है, इनकी मंशा शुरू से निकाय चुनाव कराने की थी ही नहीं। ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कहने के लिए तो ये जुमले थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं करा पाई इस एक निकाय चुनाव कराने की इस प्रदेश में। और उसी का ही परिणाम है कि इन्होंने न्यायालय तक में जाके अपना एक झूठा हलफनामा दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जून 30 तक अपना ये निकाय चुनाव पूर्ण कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका ढूंढा और फिर आरक्षण के नाम पे थोड़ा समय और ले लिया। और जिस तरह से प्रशासन का जो 6 महीने का समय बढ़ा था, अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर 3 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से फेलियर है वर्तमान सरकार का, कि ये सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या वो कारण है जिस कारण वो निकाय चुनाव से कराने से डर रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में भी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।